टीकाकरण अभियान का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। बोले वैक्सीन के साथ 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने खुद लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीके पर लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लखनऊ दौरे पर। राजनाथ सिंह ने किसा सेना के अस्पताल का भूमि पूजन ने कहा, हम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। लद्दाख में आईटीबीपी के 20 जवानों को लगा टीका। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मैं खुद चाहता था इसे लगवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी की वैक्सीन को बताया है और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था, वहीं उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 4 केंद्रों पर शुरू कर दिया गया है। सभी केंद्रों पर 2-2 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही सभी केंद्रों पर पहले 100 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया। वहीं टीकाकरण के बाद उनको 30 मिनट तक अवलोकन कक्ष में रखा गया। साथ ही आपको बता दें कि सीएमओ ने बताया कि पहले चरण का टीकाकरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण का टीका 15 फरवरी को लगाया जाएगा। आज हम ये 400 लोगों का टीकाकरण करने जा रहे हैं और जो कार्ड हमको देंगे इनको, उस पर इनको सेकेंड डोज 15 फरवरी को लगेगा। 15 फरवरी 2021 को लगेगा। अगले चरण के लिए अब इसके बाद 16 के बाद कब टीकाकरण होगा, इसकी सूचना जैसा भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेगी उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आज आजमगढ़ में 4 जगह पे शुरुआत हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन आज से दी जाएगी, जिसमें जिला महिला अस्पताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिलेरेगंज और लालगंज 4 जगह पे टीकाकरण हो रहा है। प्रथम चरण में हमें 19,320 वैक्सीन के मिली है लोगों को लगाने के लिए, और इसका जो आज पहला दिन आज है, इसका दूसरा डोज जो लगना है वो 15 फरवरी को लगना है। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अच्छा सर, जब जीवन बचेगा तो अच्छी बात है ना सर। जीवन बचेगा, सुरक्षित रहेंगे तो यहाँ काम करते हैं। पूरी बात बताइए आप कैसा। अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर आकांक्षा मोटर शोरूम के पास सड़क खराब होने के कारण भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रोड खराब होने के कारण 2 बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी बाइक भी रोड खराब होने के कारण स्लिप हो गई थी, जिसमें बाइक पर युवक और महिला घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और रोड इतनी खतरनाक टूटी हुई है कि उसमें धारीदार बनी हुई है। 3-4 बाइकें पहले से गिर चुकी हैं और उसके बाद में 10-15 मिनट बाद मैं भी फिर गिर चुका हूँ। तो उस जो पहले बाइक गिरी है उसका तो शायद एक पेशेंट जा चुका है, जान जा चुकी है और हमारी माता श्री की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। 108 एम्बुलेंस द्वारा इनको CHC पर लाया गया था। हमने यहाँ पे एग्जामिन किया तो ये मृत पाए गए। इनका घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी इनकी। उन्होंने तुरंत PI भेज दी है, पुलिस मौके पर आ चुकी है और इसको पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के बाद पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हेल्थ वर्करों को सबसे पहले आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। वहीं बस्ती जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भी कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई।
वहीं कोरोना का टीका लगाने के बाद लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं सबसे पहले टीका लगवाने वाले जिला अस्पताल के सफाई कर्मी हसन रहा, उसने बताया कि वे बेहद खुश हैं और अपील करते हैं कि बिना डरे कोरोना की वैक्सीन को लगवाएं। इस वैक्सीन के लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कोरोना से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोरोना का टीका लगवाने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर कन्नौजिया ने बताया कि कोरोना टीका लगवाना सभी को बेहद जरूरी है और लोग इसको लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये टीका लगवाकर आज बेहद खुशी हो रही है और वे संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन बनाई है उस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। लोग जो लगवाने से डर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। राजनीतिक और दुनिया भर की अफवाहों में मत आए, टीका लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित करिए और सबको जागरूक भी करें। आज जनपद में कुल 400 लोगों का टीकाकरण होना है ड्यू लिस्ट के हिसाब से, और प्रत्येक साइट पे 100 लोगों का होना है। हेल्थ डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी जो ड्यूटी पे कर्मी है वो मुस्तैद है। हमारे वैक्सीनेटर्स की भी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी पारस, जैसे कि आज से कोरोना का जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के बाद जो है जिले में लगभग 11 बजे वैक्सीन लगाना शुरू किया और यहाँ पर 4 सेंटर बनाए हैं। 4 सेंटर पर 100 लोगों को, यानी 400 लोगों को जिले में जो है ये वैक्सीन लगना है। और आज 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें जिसको पहली बार लगाया, जो हेल्थ वर्कर है उसको जो पहले लगाया गया, उसको आधे घंटे के बाद उससे जो जानकारी ली तो उसने कहा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ये लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हम लोग ये चाह रहे हैं और संदेश देना चाह रहे हैं कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, सभी लोग लगाएं, जिससे हमारे देश से कोरोना जल्दी से भाग जाए। जी पारस, अभी तक जितने लोगों का अभी टीकाकरण हुआ है, क्या किसी में कोरोना वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है? जी मैं लगभग 100 के आसपास जो है, 4 सेंटरों में लगभग 100 के आसपास 12 बजे तक जो लगाए गए थे, इसमें किसी को भी अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली और ना किसी को देखने को मिला, बल्कि हम लोग सेंटर पर ही हैं, लेकिन ऐसी किसी में अभी नहीं आई है कि किसी को कोई दिक्कत हुई है। जी पारस, जिन लोगों को पहली सूची में नाम शामिल है उनको कैसे बुलाया जा रहा है? जी मैं उनको 2 दिन पहले से सबको कॉल करके बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों को जो उसी हॉस्पिटल में वर्कर हैं उनको तो वहीं हॉस्पिटल में बता दिया जाएगा, जो बाहर है उनको फोन से और तमाम तरह से सूचना देकर के सूचना से ही बुलाया जा रहा है। जी पारस, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमीरपुर में कोतवाली क्षेत्र के गांव पंचायत 86 में 12 सिंगा आ जाने से ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि कहीं भी भटकता हुआ एक 12 सिंगा गांव में आ गया था, जिसके बाद एक घर में जाकर घुस गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग और उच्च अधिकारियों को दी, जिसके वन विभाग और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी अधिकारी ने 12 सिंगा को बचाने की कोशिश नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि 12 सिंगा घायल अवस्था में था, जिसे कुछ समय तक ये अचेत अवस्था में पड़ा रहा। ऐसे में वन विभाग की लापरवाही से कुछ देर बाद 12 सिंगा घर से कूदकर भाग गया और खेतों में लगे कटीले तारों में उलझकर बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया है। परिणाम तो सही मिला था, रेस्क्यू ठीक हुआ, कुशल जो है गांव से निकल गया और आगे खेतों में तारों की वजह से फिर फंस गया, फिर कुत्तों ने दौड़ा दिया, बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और अंत में उसने दम तोड़ दिया खेतों में। गांव में भीड़ की वजह से बहुत परेशानी हुआ है, पब्लिक के बीच में इसको रेस्क्यू हम नहीं कर पाएंगे। कहीं से भूरा भटका गया है और वहाँ से खेतों से भागता हुआ फिर गांव में घुस गया है। गांव में घुस गया, मकानों में छपरों में चढ़ा है, वहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर छलांग मार के दूसरी जगह गया, फिर एक मकान में घुस गया, फिर अटारी में ऊपर चढ़ गया। जहाँ ये ऊपर अटारी में था, दोनों द्वार खुले थे, तो पश्चिम वाले द्वार से निकला, तो निकल के एकदम से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते ये खेतों किसानों के भी क्रॉस किया और फिर वो तारी किसानों की जो तार फेंसिंग होती है उसमें फंस गया, उसको गर्दन में काफ़ी उसको चोट हो गई।
वहाँ से दूसरी जगह फंसा, फिर आया, उसको ज़्यादा गंभीर चोटें होंगी उसको, तो फिर यहाँ आके उसमें। ललितपुर में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोविड का टीका लगाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 टीकाकरण बूथ का फीता काटकर शुभारंभ किया, साथ ही अपनी मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत करवाई। इस दौरान सबसे पहले जिला अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही सीएमएस अमित चतुर्वेदी ने बताया कि टीकाकरण से पहले सभी तरह की जांच की जा चुकी है। साथ ही टीकाकरण के दौरान पूरी मेडिकल टीम भी उपस्थित रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में आज पूरा देश में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। यहाँ ललितपुर जिला में भी हम ललितपुर जिला अस्पताल में इसका शुभारंभ किया। यहाँ ललितपुर जिला में 4 जगह पे उसका शुभारंभ हो रहा है। आज सर्वप्रथम जो है स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ सेंटर पर आज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। सर्वप्रथम डॉक्टर मुकेश सेठ जो हमारे यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको टीका लगाया गया। टीका लगाने के पूर्व उनकी पूरी जांचें की गई। जब वो बिल्कुल फिट पाए गए तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से हमारे संवाददाता ब्रजेश पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, कोविड-19 वैक्सीन का जो है टीकाकरण शुरू हो गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरे देश में आज वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू किया गया, उसी ललितपुर में भी आज वैक्सीन लगाई गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को आज टीकाकरण किया गया है, जिसमें जिले के लगभग 15 केंद्र थे। 15 केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। जिलाधिकारी ने खुद ललितपुर जिला अस्पताल पहुंचकर फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। और वहीं सीएमएस ने भी इस बारे में बताया कि जितने लोगों को वैक्सीन का लगाई जा रही है उन सभी लोगों का पूरी जांचें की जा रही। जांच करने के बाद वही उनको टीकाकरण किया जा रहा है, और उसके बाद आधा घंटे के लिए उनको रोका जा रहा है। जी ब्रजेश, जिन लोगों को पहली सूची में नाम शामिल था उनको किस तरीके से बुलाया जा रहा है और मौके पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम में जो लोगों को बुलाया गया है, सभी लोगों की सूची बनाई गई है। सबको बुलाया गया था, लगभग 100 लोगों को, और उनका टीकाकरण किया गया और मौके पर पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा है। सीएमएस ने बताया है कि जिस तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद है और पूरी देखरेख में पूरा टीकाकरण किया जा रहा है। जी ब्रजेश, अभी तक कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है? पूरा अनुमानित नहीं, इसको नहीं बताया जा रहा, क्योंकि शाम तक पूरा उसका रिकॉर्ड सूचना विभाग से मिलेगा, उसके बाद बताया। क्योंकि बीच बीच में चीज नहीं खोल रहे हैं, पूरा शाम तक पूरा क्लियर होगा। जी ब्रजेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रामनगर के पास ग्राम टेड़ा में जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व को पूरे गांव के चारों तरफ सुरक्षा दीवार या फेंसिंग करंट लाइन के लिए भी कहा गया था, लेकिन प्रशासन ने मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इन जानवरों की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो जिससे यहाँ वन्य जीव काफ़ी अधिक संख्या में है, तो उसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा जो है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे खाई खुदान वगैरह किया जाता है और सोलर फेंसिंग वगैरह की जाती है। तो कुछ क्षेत्र क्योंकि बजट के उसे देखते हुए समय समय पे हम इसके प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों के जो फसलों वगैरह को कोई भी क्षति ना हो, इसके लिए जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे हम सोलर फेंसिंग करें। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें हमारे यहाँ से जो मुआवजे की धनराशि है वो देय होती है और उसका कोई भी क्लेम करके वो मुआवजे की धनराशि। अभी मैं रामनगर से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर ग्राम टेड़ा में हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने आके देखा, लोगों से मैंने जैसे बातचीत करी, यहाँ पे है जंगली जानवरों का बहुत खतरा है, पहली समस्या यहाँ की। दूसरा, जो यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट है जो यहाँ पे अपनी गंदगी फैलाते हैं और जो है नदी नालों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। अभी मेरे पास कुछ ग्रामीण हैं, जैसे मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने जो है मुझे बताया कि जो है जंगली जानवरों को उन्हें बहुत खतरा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी जो है जो सारी परेशानी इनके मुंह से ही सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती रामेश्वरी देवी।
क्या क्या समस्याएं आपकी, आप जैसे अभी आपने समस्या बताया? ये है जंगली जानवर की करके घर में घुसकर सारे अनाज बर्बाद कर दिया है और टाइगर वाले देखने को नहीं आते, न मुआवजा देते हैं, न कुछ नहीं देते। सारी समस्या जंगली जानवर की टेढ़े में, बाकी सब कुछ ठीक है। जानवरों का तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे उनके जानवर हमारे खेत में आए, हमेशा अटैक करे तो हमें कुछ नहीं मिलता है, और उनके जानवर कहीं घायल हो, कहीं मर जाए तो वो हमारे लिए जेल कर लेंगे और आगे हमारे कानून कार्रवाई कर लेंगे। ये समस्या ज़्यादा है इस टेढ़े में। और टाइगरों लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जंगली जानवर हमारे अपने जानवर की रक्षा करते हैं, हमारे मनुष्य की कोई रक्षा नहीं। हमारे घर की आगे जो जानवर हमारा नुकसान करे उसके लिए कुछ नहीं है, और हम घास लकड़ी लेने जंगल जाते हैं, कहते हैं हमारे जंगल में मत आओ, घास भी मत लाओ, लकड़ी नहीं लाओ। क्यों नहीं लाने भाई? हमने घास लकड़ी जंगल के किनारे का जानवर हमारे घर में घुसकर हमारा नुकसान कर रहा है और हम उनके लकड़ी बीन के ला रहे हैं और हमारे से बोले मत जाओ जंगल। अपने जानवर पर कोई अटैक नहीं कर रहा है कि उनका भैया तार बाड़ करें, 16 फंसी तार लगाएं, जहाँ पे हाथी की दीवार है उसको सही करें, और जहाँ पर दीवार की समस्या नहीं है वो 16 फंसी तार लगाओ और हमारे अपनी जानवर की सुरक्षा और ध्यान से रखो। अभी जैसे देखा है जो वृद्ध महिलाएं इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें हैं, टाइगर आ जाता है, हाथी आ जाता है और इनकी जो फसल को बर्बाद कर देता है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। अभी जैसे मेरे साथ ये महिला है, अब इनसे बात करते हैं। इनकी जो है एक जानवर मर गया था 2012 में, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। थोड़ा बताइए आप। अभी 2012 में मेरी एक गौशाला के अंदर क्या कहते हैं गाय की बच्चिया को मार दिया था टाइगर ने, और उस दिन से मैंने मतलब कितनी बार वहाँ रेंज ऑफिस चली गई और कहा कि आ गया पैसा, तुम्हारा पैसा आ गया। इतने बेवकूफ बनाते रहे वो वन विभाग वाले हमें। अभी तक मैं उस गाय का बच्चा खाया था उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी देखा आपने जैसे बहुत सी समस्या है इनके पास, और सरकार जो है कोई भी इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर कल को कोई जैसे कोई जानवर, जैसे इन्होंने बताया जंगली जानवर इनके खेतों में आके नुकसान करता है, तो इनको जो है अगर वो कोई घटना घट जाती है तो इनको जो है उनका मुआवजा देना पड़ता है। सरकार बहुत से नियम कड़े कानून इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अब ये अगर इनका कोई जानवर अगर जंगल में जाके मरता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अयोध्या में हो रहे ऐतिहासिक भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में प्रत्येक राम भक्तों की सहभागिता सुनिश्चित को लेकर जन जागरूकता के लिए श्री राम लीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष मिश्रा ने की। वहीं शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री राम लीला मैदान से महाराणा प्रताप चौक होते हुए विद्या मंदिर के प्रांगण में यात्रा का संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के साथ चल रही आचार्य बहनों ने पारंपरिक परिधानों में श्री राम के गीतों से शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। साथ ही शोभा यात्रा में आगे आगे युवाओं ने बाइक रैली का भी आयोजन किया। रामनगर में एक फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां 15 से 20 युवकों ने मिलकर फौजी के साथ मारपीट की है, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना तब घटी जब सावलदे पूर्वी का रहने वाला फौजी किशोर आर्य रामनगर से खरीदारी करके अपने गांव सावलदे वापस आ रहा था। तभी खताड़ी के पास 15 से 20 युवकों ने उसकी गाड़ी रोक ली और लाठी डंडों से फौजी की पिटाई कर दी। इस हमले में फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल फौजी को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरे पीछे लगे लड़के, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद कह रहे गाड़ी रोक, और मैंने पीछे देखा तो 4-5 गाड़ी और थी मेरे पीछे। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैंने चलो थोड़ा आगे फिर रोकी तो अगला बंदा उतर के सीधे थप्पड़ मार रहा है। मैंने गाड़ी भगाई अपनी जैसे करके, फिर उसके बाद लड़का फायर कर रहा है मेरे ऊपर। आज शाम को एक सूचना आई थी कि झगड़ा हुआ है कुछ लड़कों के बीच में, जिनमें से एक लड़के को पीटा गया है। वो बेसिकली फौजी है जो छुट्टी पर आया हुआ था। तो यही हमारे सावलदे और ये लोटाबाग साइड के लड़के हैं, जिसमें से एक का नाम पप्पी सागर है। उनके द्वारा एक लड़के के साथ मारपीट की गई है जो फौजी है। अभी उनके एक तहरीर आई है, जिसके आधार पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। घर पे दबिश दी जा रही है, गिरफ्तार की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब गाइड और जिप्सी चालक सफारी के दौरान मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। कॉर्बेट प्रशासन ने इस संबंध के आदेश में जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं पर्यटक भी अब खाद्य पदार्थ पार्क के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही पर्यटकों और वन जीवों की सुरक्षा को देखते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और पार्क अधिकारियों का मानना है कि सफारी के दौरान गाइड और जिप्सी चालक अक्सर मोबाइल पर बात करते हुए मिलते हैं, साथ ही जंगली जानवरों की फोटोग्राफी भी करते थे। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, कई बार कुछ जिप्सी चालक पर्यटकों को निर्धारित समय से पहले ही घुमाकर बाहर ले आते थे, जिसके बाद से पार्क की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब पर्यटक के लिखित अनुरोध पर ही जिप्सी को तय समय से पहले बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं पर्यटक सिर्फ पानी के पीने की बोतल ही साथ ले जा सकेंगे और पानी की खाली बोतल को बाहर लाना होगा। पार्क वार्डन ने बताया कि कोई भी जिप्सी चालक अगर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी जिप्सी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, भी 2 दिन पहले हम निदेशक महोदय कॉर्पोरेट ने आदेश जारी किया है, क्योंकि फीडबैक मिल रहा था कि जिप्सी चालक मोबाइल से फ़ोटो लेने के चक्कर में वीडियो बनाने के लिए जो टाइगर साइटिंग होती है या कोई जानवर दिखता है उसके बहुत करीब लेके जिप्सी चले जाते थे और कभी कभी वो वीडियो बनाते समय जिप्सी को भी अनियंत्रित कर देते थे। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और जो हमारे NTCA की गाइडलाइन है कि 500 मीटर की दूरी से ही जानवरों को देखा जाए, उनका पालन सुनिश्चित हो, इसलिए ऐसे आदेश किए गए। अगर मोबाइल मिलता है तो उनका मोबाइल जब्त किया जाएगा और उस चालक की जिप्सी को बैन कर दिया जाएगा। उसका प्रवेश किसी भी हमारे गेट से संभव नहीं होगा। मंगलौर के गुरुकुल नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरा तैयार है। वहीं कोरोना वैक्सीन लगाते समय किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी इमरजेंसी रूम तैयार किए गए हैं। साथ ही एम्बुलेंस की भी सुविधाएं मौके पर उपलब्ध हैं। इस वक्त हम मौजूद है मंगलौर के गुरुकुल नारसन में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्यकर्त्री हैं, आशा कार्यकर्त्री है, आंगनवाड़ी कार्य जो कत्री हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आज कोरोना वैक्सीन लगनी है। और गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो है 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाने का टारगेट लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत भी बिगड़ती तो उसके लिए भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी रूम भी यहाँ पर जो है अभी तैयार किए गए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। विवेक तिवारी जी, जो आज जो वैक्सीन का जो पहले चरण में वैक्सीन लगेगी, कितने लोगों का टारगेट आपको दिया गया है? हमारी प्लानिंग 100 लोगों के लिए है। 100 लोगों को आज हम वैक्सीनेशन करेंगे और उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी के लोग हैं। तो 100 लोग का टारगेट है हमारा। पहली बार कोरोना की वैक्सीन आई है भारत में, लोगों को लगने जा रही है, तो कितने उत्साहित लोग हैं, कितना लाभ लोगों को इसका मिलने वाला है? नहीं, लोग उत्साहित हैं, लोग लगवाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि 1 साल से सब लोग परेशान हैं इसको लेके। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि ये वैक्सीन हमारे पास आ गई और जो है भारत सरकार का, राज्य सरकार का एक अच्छा कदम है। और उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन के बाद हम लोग को जल्दी जल्दी जो कोरोना से मुक्ति भी मिल जाएगी। वैक्सीन लगाने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? देखिए, हमारा इमरजेंसी रूम बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, मेडिकल अफसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो हम उसको टैकल करेंगे और अगर दिक्कत ज़्यादा लगती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उससे हम उसको हायर सेंटर भेजेंगे एम्बुलेंस को। तो गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य जी आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो सावधानी हम लोग अभी तक। उन्नाव में बीजेपी विधायक ने जनसभा के दौरान एक बार फिर विवादित बयान दिया। दरअसल बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर खिचड़ी बाज के समान समारोह में पहुंचे थे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए वे शराब पीने का उपदेश दे रहे थे। आपको बता दें कि विधायक ब्रजेश रावत पर कुछ दिन पहले भी अपने सगे भाई की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही वे सुर्खियों में बने रहते हैं। साथ ही मोहान विधानसभा से ब्रजेश रावत बीजेपी विधायक हैं। आपको बता दें खबर उन्नाव से है, जहां बताया जा रहा है कि जनसभा में ब्रजेश ने जनसभा में शराब पीने के उपदेश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि ब्रजेश रावत ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर खिचड़ी बाज के सम्मान समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए शराब पीने का उपदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि विधायक ब्रजेश रावत पर कुछ दिन पहले अपने सगे भाई की संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया गया है।
बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष और सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे और पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। बावजूद इसके प्रदेश के सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर एक मनोनयन पत्र जारी करते हुए नईम मकरानी को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिसके बाद से खुर्शीद मंसूरी के समर्थक में मायूसी देखी जा रही है। पूरा क्षेत्र में भी हम पार्टी का प्रचार कर रहे थे पूरे क्षेत्र में। तो ये बात एक जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको कुछ खली अच्छी नहीं लगी है बात। उनको ये लग रहा था कहीं 2022 में ये टिकट ना मांग ले, मेरे बराबर में ना आ जाएं, टिकट की दावेदारी ना करें। तो इसलिए उन्होंने कुछ, जहाँ तक मुझे पता चला है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को गुमराह करके, झूठ सच बोल करके कुछ इन्होंने ये काम कराया है। पूरा क्षेत्र में भी हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।